बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जो कि है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अरोमा वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है फ्रेगरेंट, मीन के खुशबू वाले जो कंपाउंड्स हैं ना, उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। इनकी प्लीजेंट स्मेल होती है। ज़्यादातर जो हैं वो ऑर्डरलेस भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो है ये कहा जाता था कि वो वाले और कंपाउंड्स जो कि फ्रेगरेंस रखते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो नेम है उसका मीनिंग ही कुछ ऐसा है। और इसके अलावा मज़ीद इनको अगर डिफ़ाइन करें तो इनकी हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो जो होती है वो बहुत लो होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ये, और अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली देन एडिशन रिएक्शंस। एज़ कम्पेयर टू एडिशन रिएक्शन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा इजीली देते हैं। इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स हो सकते हैं, और ज़्यादातर ये अपने केमिकल बिहेवियर में बेंजीन से रिजेंबल करते हैं। उसके बाद एक टर्म है अरीन्स। अरीन्स जो है ये एक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भी, ठीक है। जैसे बेंजीन, टोलुइन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन वगैरह जो हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को ही हम अरीन्स कह रहे हैं, बेंजीन, टोलुइन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन वगैरह को। इसके बाद जी हम सोर्सेज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो बहुत से सोर्सेज हैं। जो पहला सोर्स है एरोमेटिक कंपाउंड्स का वो है कोल। हम कोल से एरोमेटिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट 1000 to 1500 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास कोल से हमें 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। एक कोल गैस है, सेकंड कोल टार, और थर्ड जो है वो कोक है। कोल गैस में हमारे पास हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया गैसेस शामिल हैं। कोल टार जो है ये लिक्विड है, रिच इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओवर 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कोल टार, ठीक है। आउट ऑफ 200 बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन एंड हेट्रोसाइक्लिक बेसिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोल टार से जो हम 200 से ज़्यादा कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं, उनमें से बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और हेट्रोसाइक्लिक बेसिस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोल टार असल में ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है और इसके स्पेसिफिक स्मेल होती है। उसके बाद हमारे पास कोक आ जाता है, थर्ड फ्रैक्शन जो कि हम कोल से ऑब्टेन करते हैं। कोक जो है ये रेजिड्यू होता है यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड अदर मेटल्स। इसकी मज़ीद हम डिटेल देखें। फर्स्ट जो हमारा सोर्स है उसमें हम कोल टार की बात कर रहे थे, तो कोल टार को मज़ीद जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास 4 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड होते हैं। उनके नेम है जी लाइट ऑयल, मिडल ऑयल, हैवी ऑयल एंड एंथ्रासीन ऑयल। ये कोल टार से हमें 4 फ्रैक्शंस हासिल होते हैं। और इनकी अगर हम बात करें कि ये कौन से टेम्परेचर पर डिस्टिल होते हैं, तो इनके टेम्परेचर की जो रेंज है, डिस्टिल होने के टेम्परेचर की जो रेंज है, लाइट ऑयल जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डिस्टिलेशन होती है, मिडल ऑयल 200 to 250 डिग्री सेल्सियस, हैवी ऑयल 250 to 300 डिग्री सेल्सियस एंड एंथ्रासीन ऑयल 300 to 350 डिग्री सेल्सियस। और इनसे हमें कौन से कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं, कौन से इनके कंपोनेंट्स हैं जो डिस्टिलेशन के बाद हमें ऑब्टेन होते हैं, वो हैं जी लाइट ऑयल से हमें बेंजीन, टोलुइन एंड जाइलिन ऑब्टेन होते हैं। मिडल ऑयल से, ये मेन आपको कंपोनेंट्स बता रही हूँ, मिडल ऑयल से नेफ्थलीन, फिनोल एंड क्रिजोल ऑब्टेन होते हैं। हैवी ऑयल से बेसिकली नेफ्थलीन एंड क्रिजोल ऑब्टेन होते हैं। और एंथ्रासीन ऑयल से एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन एंड कार्बाजोल ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा जो लाइट ऑयल फ्रैक्शन है उसको अगर हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमारे पास बेसिक इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं, जैसे पायरिडीन वगैरह हैं। और अगर हम लाइट ऑयल फ्रैक्शन को बेस से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एसिडिक इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं, जैसे फिनोल है। इसके अलावा जो लाइट ऑयल फ्रैक्शन की मज़ीद हम डिस्टिलेशन करते हैं, रीडिस्टिलेशन करने से हमारे पास मज़ीद जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हमें ऑब्टेन होंगे। 90% बेंजोल ऑब्टेन होता है, 50% बेंजोल एंड सॉल्वेंट नेफ्था ऑब्टेन होता है। 90% बेंजोल कंटेनिंग 75% बेंजीन अप टू 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो है इसकी डिस्टिलेशन होती है, ठीक है। जो 90% बेंजोल है ये 95 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डिस्टिलेशन होती है और इसमें 75% तक बेंजीन प्रेजेंट होता है। और जो 50% बेंजोल
है ये 150 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डिस्टिलेशन होती है और इसमें 46% तक बेंजीन प्रेजेंट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मज़ीद इसकी इन दोनों की करते हैं, 90% बेंजोल और 50% बेंजोल की। तो इससे हमारे पास बेंजीन, टोलुइन और ज़ाइलीन ऑब्टेन होते हैं। बेंजील का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, टोलुइन का 110 डिग्री सेल्सियस और ज़ाइलीन का 135 to 145 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेल्सियस, टोलुइन का -95 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा जी, उसके बाद जो थर्ड फ्रैक्शन है वो सॉल्वेंट नेफ्था है और उसकी डिस्टिलेशन होती है 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ तक हमने बात कर ली फर्स्ट सोर्स की, जो कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के सोर्सेज पढ़ रहे थे। तो मेन जो दो सोर्सेज हमने पढ़ने हैं उनमें से फर्स्ट सोर्स था कोल, और कोल को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें कोल गैस, कोल टार और कोक, ये तीन इसके फर्दर कंपोनेंट्स थे और तीनों को हमने डिटेल में देखा। और कोल टार को मज़ीद उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डिटेल भी हमने देख ली। अब हम सेकंड सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सोर्स हमारे पास है पेट्रोलियम। हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को पेट्रोलियम से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। पेट्रोलियम कंटेन एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये हमने चैप्टर नंबर 1 जब ऑर्गेनिक का पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने एफएससी वाले पोर्शन में देखा था कि पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वहाँ पे हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे, आप लोगों को याद होंगे। कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग और हाइड्रोफॉर्मिंग भी जिसे हम कहते हैं, हम अगर करते हैं कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग या हाइड्रोफॉर्मिंग का प्रोसेस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स तो उससे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। इट इंक्लूड 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन होता है और सेकंड स्टेप में अरोमेटाइजेशन होता है। बेसिकली पेट्रोलियम से हमें एलिफेटिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स को 2 स्टेप्स से गुजारते हैं, एक साइक्लेशन का स्टेप और साइक्लाइजेशन का स्टेप और दूसरा अरोमेटाइजेशन का स्टेप। तो जो एलिफेटिक यानी कि स्ट्रेट चेन वाले या ओपन चेन वाले कंपाउंड्स हैं उनको हम फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले साइक्लाइजेशन का जो है हमारे पास स्टेप, उसमें क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमारे पास 6 की चेन थी तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। साइक्लाइजेशन का स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर हम मज़ीद उसमें से डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, 3 मोल हाइड्रोजन के रिमूव करेंगे तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन जो है उसने बेंजीन में कन्वर्ट हो जाना है। तो ये 2 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में चेंज कर सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स को, और दोनों स्टेप्स साइक्लाइजेशन और अरोमेटाइजेशन हैं। उसके बाद जी अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो और उसको हमने बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हम हाइड्रो डी अल्काइलेशन करेंगे, ठीक है। हाइड्रो डी अल्काइलेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी करेंगे एंड रिमूवल ऑफ अल्काइल ग्रुप भी करेंगे। हाइड्रो डी अल्काइलेशन में हमने जो कंडीशन लेनी है, प्लाटिनम लेंगे या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम एलुमिना कहते हैं ये लेंगे, और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा एंड रिमूवल ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो हमारे पास बेंजीन और मीथेन, यहाँ पे जो टोलुइन है उससे हमें बेंजीन और मीथेन ऑब्टेन हुए हैं। तो ये थे जी हमारे पास सोर्सेज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 1825 में माइकल फैराडे जो है उन्होंने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से डिस्कवर किया था बेंजीन को। माइकल फैराडे ने 1825 में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से बेंजीन को डिस्कवर किया था। उसके 20 साल बाद बेंजीन वाज फाउंड इन कोल टार बाय हॉफमैन ने कोल टार में से भी बेंजीन को आइसोलेट किया था आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो है बेंजीन का वो है 78.108 ग्राम पर मोल। वेपर डेंसिटी मेथड से ये फाइंड किया गया और एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का CH है। एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का C6H6 है। हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो जो है वो बहुत कम है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन, तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं एंड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। मोनोसाइक्लिक में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन आ जाता है, देन टोलुइन आ जाता है, देन ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन आ जाता है, फिनोल, एनिलीन और बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड वगैरह। और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स भी हो सकते हैं। आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं बाईफिनाइल की और डाईफिनाइल मीथेन की एग्जांपल आ जाती है। और फ्यूज्ड रिंग के अंदर हमारे पास आ जाते हैं नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन एंड फिनेंथ्रीन। उसके बाद नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो हैं उनको हम इस तरह से कुछ नेम देते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, पहले उसका नेम यानी कि क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो और फिर आगे बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऑर्थो, मेटा एंड पैरा भी लगाते हैं हम अकॉर्डिंग टू पोजीशन फॉर अलाइक सब्स्टिट्यूएंट। अगर तो सेम सब्स्टिट्यूएंट दो लगे हुए हैं तो हम ऑर्थो, मेटा और पैरा की टर्म यूज़ करते हैं। जहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट वाले में ये ऑर्थोजाइलिन है, फिर सेकंड मेटाजाइलिन और थर्ड जो है ये पैराजाइलिन। ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट वाला लगा हुआ है ना CH3, इसके दोनों तरफ वाली जो ये फर्स्ट पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन है, नेक्स्ट सेकंड जो है वो मेटा पोजीशन है और ये लास्ट वाली जो है ये पैरा पोजीशन है एंड वाली। ठीक है, टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो प्रायोरिटी ऑर्डर को भी हम फॉलो करते हैं। ग्रुप प्रेजेंट फर्स्ट इन प्रायोरिटी ऑर्डर इज़ गिवन द पेरेंट नेम। ठीक है, जैसे CWH, CN, CHO, CO, CH3, OH, NH2, OR एंड R, ये प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें आप देखें हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि बेंजीन रिंग के ऊपर CWH और OH दो ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हम देखें तो CWH पहले प्रेजेंट है, इसका मतलब है CWH जो है इसको हम पेरेंट नेम देंगे, इसको एट द एंड लिखेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हमने एंड पे लिखा और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोक्सल है। तो हम अब नंबरिंग करें ना फर्स्ट वाले से 1, 2 एंड 3, थर्ड नंबर आ रहा है हाइड्रोक्सल वाली कार्बन को तो हम कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी और फिर ये पेरेंट नेम के तौर पे बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास CWH स्टार्ट में था तो इसे पेरेंट नेम के तौर पे नेम के एंड पे लिखेंगे। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं। जैसे आयोडीन और क्लोरीन दोनों लगे हुए हैं तो क्लोरीन को हम नेम में पहले लेके आएंगे और आयोडीन लास्ट में जाएगा। 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। स्पेशल नेम भी होते हैं कुछ, जैसे कि 2 आयोडो टोलोइन, 2 पे आयोडीन लगा हुआ है तो 2 आयोडो और ऑन द होल ये टोलोइन है यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो 2 आयोडो टोलोइन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मजीद हम आगे बढ़े तो अगर हम एक हाइड्रोजन आइटम रिमूव करते हैं बेंजीन रिंग से तो इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन आइटम रिमूव कर दें तो बाकी जो एक हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बच जाता है उसको हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स को हम एराइल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करें तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? अगर हम सोचें कि जो C6H6 जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो एक तो हमारे पास बन सकता है हेक्सा 1,5 डाइआइन। ठीक है, हेक्सा 1,5 डाइआइन यानी कि एक 6 कार्बन की चेन है और उसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 प्रेजेंट है। ठीक है, एक जो है 1 पोजीशन पे एक 5 पोजीशन पे, तो हेक्स 1,5 डाइआइन। और दूसरा स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर हो सकता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं हेक्सा 1,5 डाइइन 3 आइन। ये दोनों स्ट्रक्चर तो पॉसिबल तो हो सकते हैं बेंजीन के, लेकिन ये पॉसिबल हैं क्यों नहीं? इसकी रीज़न ये है कि बेंजीन जो है वो KMnO4 सोल्यूशन को डीकलराइज नहीं करता। अगर तो इन दोनों में से कोई स्ट्रक्चर बेंजीन का होता तो वो KMnO4 के सोल्यूशन को लाजमी डीकलराइज करता, क्योंकि बेंजीन फिर या तो अल्काइन से बिलोंग करता, अल्काइन की सीरीज से, या फिर अल्कीन और अल्काइन मीन के दोनों से रिजम्बल करना चाहिए था बेंजीन को अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता तो। लेकिन बेंजीन जो है वो रिजम्बल नहीं कर रहा क्योंकि ये KMnO4 सोल्यूशन को डीकलराइज नहीं कर रहा, जैसे कि अल्कीन और अल्काइन वगैरह करते हैं, कोल्ड एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4 को डीकलराइज कर देते हैं। इट आल्सो डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन एंड CCl4। ब्रोमीन को भी CCl4 की प्रेजेंस में ये डीकलराइज नहीं करता। अनसैचुरेशन है बेंजीन के अंदर और बेंजीन जो है वो ऐड करता है हाइड्रोजन को और हेलोजेंस को अपने स्ट्रक्चर में। सैचुरेशन पाई जाती है बेंजीन के अंदर, इट गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा जो इसके आइसोमर्स हैं स्ट्रेट चेन के लिहाज से इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल थे। ठीक है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते, लेकिन एक्चुअली बेंजीन का एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल होता है। तो इससे भी प्रूव हुआ कि बेंजीन जो है उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, ये किसी भी सीरीज से रिजेंबल नहीं कर रहा, किसी भी सीरीज के जनरल फार्मूला से रिजेंबल नहीं कर रहा, ना अल्केन ना अल्कीन और ना अल्काइन, यानी कि ना CnH2n+2 से, ना CnH2n से और ना CnH2n-2 से। एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एविडेंसेस की बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर की तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं और 6 मेंबर रिंग है। ये 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड करता है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है 3। ये हाइड्रोजन के मोल ऐड कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो इट्स मीन कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, C6H12 ये साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जाता है जब 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। एड्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हेलोजेंस के भी उसी तरह 3 मोल ऐड करता है, तो 3 डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस जो है वो प्रूव हो जाती है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। गिव 1 मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसकी सारी पोजीशंस अलाइक होती हैं तो इस वजह से ये एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। ऑल 6 कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल और अलाइक,
लाइक 1 टोलुइन, ये 1 टोलुइन देगा, 1 फिनोल देगा, एक जो है वो नाइट्रोबेंजीन देगा। यानी कि इसमें जो है ना वो सारी पोजीशन एक जैसी हैं बेंजीन की, 6 के 6 कार्बन जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो किसी भी पोजीशन पे एक अगर आयोडीन लग गया तो इसका मतलब है कि अगर एक और बेंजीन रिंग लें और उसका यहाँ पे हम आयोडीन ग्रुप लगा दें तो फिर ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हर कार्बन आइटम जो है वो आइडेंटिकल है, सारे कार्बन आइटम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्लेनर रिंग होता है बेंजीन का, आगे डिटेल में देखेंगे। ये 3 मोल ओजोन के ऐड करता है, ट्राइओजोनाइड बनाता है और क्लीव करने पर फिर 3 ग्लाइऑक्सल बनते हैं। इसका ये रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बेंजीन 3 ओजोन के मालिक्यूल और C6H6O9 ट्राइओजोनाइड है, फिर क्लीव होगा और 3 जो है वो ग्लाइऑक्सल बनेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला भी मेंशन है। इसके अलावा अनयूजुअल डबल बॉन्ड्स जो हैं वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द बेंजीन इज़ 150.5 किलो जाउल विच इज़ लेस दैन हाइपोथेटिकल कैलकुलेटेड 358.5 किलो जाउल पर मोल। दैट इज रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन इज़ 150.5 किलो जाउल पर मोल एंड बेंजीन प्लस ब्रोमीन, बेंजीन में ब्रोमीन ऐड करेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो इसके जो डबल बॉन्ड्स हैं ना वो यूजुअल डबल बॉन्ड नहीं है, वो बल्कि आम डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल हैं, अनयूजुअल डबल बॉन्ड्स हैं, क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है बेंजीन की वो 150.5 किलो जाउल पर मोल है और हाइपोथेटिकली अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 358.5 किलो जाउल पर मोल होनी चाहिए। तो 358.5 किलो जाउल पर मोल से बहुत कम है। इसका मतलब है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन इज़ 150.5 किलो जाउल पर मोल। और बेंजीन में अगर ब्रोमीन ऐड करते हैं द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता। इससे भी बेंजीन की स्टेबिलिटी का हमें पता चलता है। ब्रोमीन ऐड करेंगे तो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद फर्दर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है सबसे पहले 1865 में कैक्यूल ने जो स्ट्रक्चर बताया वो 135 साइक्लोहेक्साट्राईन है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो आप ड्रा करते रहते हैं अक्सर। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, अल्टरनेटिवली 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर इट शुड गिव 2 प्रोडक्ट्स। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में ना हमारे पास कैक्यूल ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये डबल और सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन नहीं किया था, बल्कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हर जो बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट है वो वहीं पे प्रेजेंट रहेगा, रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो है ना वो चूँकि बॉन्ड्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया था तो इस वजह से हमारे पास 2 जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बेंजीन से। एक वो जिसमें 2 जो ग्रुप्स हैं वो लगे हुए हैं उन कार्बन के ऊपर जो कि आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्ट हैं। एक वो कि 2 जो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उन कार्बन के ऊपर जो आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। बट एक्चुअली दीज 2 पोजीशंस आर अलाइक, लेकिन असल में तो ये दोनों पोजीशंस सेम होती हैं। तो कैक्यूल जो थे वो फेल हो गए थे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में। कैक्यूल ने प्रपोज किया था डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज 2 फॉर्म्स, एक रैपिड डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। कैक्यूल ने अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा, लेकिन ये रॉन्ग प्रपोजल था कैक्यूल का। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम दिखाया गया यहाँ पे कैक्यूल के अकॉर्डिंग। कैक्यूल स्ट्रक्चर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो 358.5 किलो जॉल पर मोल है, लेकिन एक्चुअली इतनी नहीं होती, एक्चुअल 208 किलो जॉल पर मोल होती है। एक्स्ट्रा स्टेबल है बेंजीन का स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू, अच्छा बेंजीन में अगर हम 3 हाइड्रोजन मोल ऐड करते हैं निकल की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस 25 ATM पर, तो हमारे पास बेंजीन जो है वो साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जाएगा, 208 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। अकॉर्डिंग टू कैक्यूल स्ट्रक्चर इट शुड गिव एडिशन रिएक्शंस बट एक्चुअली इट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके अलावा कैक्यूल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 154 पिकोमीटर होनी चाहिए, डबल बॉन्ड की 132 पिकोमीटर। लेकिन एक्चुअली जो कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बेंजीन के स्ट्रक्चर में 139 पिकोमीटर होती है, विच इज़ इन बिटवीन द डबल एंड सिंगल बॉन्ड, इंटरमीडिएट बिटवीन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड। 1867 में डिवार जो थे उन्होंने भी पैरा बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया था। कैक्यूल ने जो है स्ट्रक्चर पेश किया, उसके बाद डिवार ने भी पेश किया और डिवार ने ये वाला स्ट्रक्चर पेश किया जिसको पैरा बॉन्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। आमने सामने वाले कार्बन के दरमियान जो है एक लॉन्ग बॉन्ड आ जाता है इस तरह। 1867 में क्लास ने भी बेंजीन का एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था और इसमें 3 पैरा बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि ये जो अपोजिट कार्बन हैं उनके दरमियान जो इस तरह से एक लॉन्ग डबल बॉन्ड्स 3 आ जाते हैं इसमें, विच अबंडेंट द डबल बॉन्ड ऑल टुगेदर। 1887 में आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बेयर ने भी सेंट्रिक फार्मूला प्रपोज किया था। 4th वैलेंस ऑफ ईच कार्बन इज डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर of the ring and affinity may be in uniformly and symmetrically distributed। तो इस तरह से जो है ये आर्मस्ट्रॉन्ग और हमारे पास थे जी बेयर, उन्होंने जो है ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था 1887 में।
ठीक है। उसके बाद 1899 में थाइल ने कहा कि कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ द डबल बॉन्ड्स पर एक्सीलेंस ऑल द पार्शियल वैलेंसीज आर फुली न्यूट्रलाइज नन ऑफ देम कुड सेटिस्फाई ऑल ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन एंड वर कॉन्सिक्वेंटली रिजेक्टेड। उनका भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था ये। ऑल द बॉन्ड्स हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिंगल बॉन्ड्स। उन्होंने ये कहा कि सारे बॉन्ड में कुछ ना कुछ सिंगल बॉन्ड जो है वो करैक्टर पाया जाता है। कैक्यूल स्ट्रक्चर इज स्टिल बीइंग वाइडली यूज टुडे, और कैक्यूल के स्ट्रक्चर को अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी सारे स्ट्रक्चर जो थे वो रिजेक्ट हो गए थे। जी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एक्स-रेज एनालिसिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कुछ फैक्ट्स हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू एक्स-रेज एनालिसिस रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। सारे जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, और सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 120 डिग्री के होते हैं। सारे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, वैसे तो दो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमें स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नज़र आता है, और दो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, मीन के अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड हमें नज़र आते हैं। तो ऑन द होल सब के अंदर डबल बॉन्ड करैक्टर पाया जाता है, और बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, और बॉन्ड लेंथ जो है सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो है 1.397 आंगस्ट्रॉम, और सारे कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान पाए जाने वाले बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 आंगस्ट्रॉम है। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया बेंजीन का। हम सेंटर में एक सर्कल लगा देते हैं रिंग के अंदर। अल्केन्स के लिए जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड की वो 1.54 आंगस्ट्रॉम होती है, अल्कीन की 1.34 डबल बॉन्ड की, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस के अंदर 1.20 आंगस्ट्रॉम होती है, और बेंजीन में 1.397 आंगस्ट्रॉम। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करें तो हमारे पास बेसिकली हम दो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। एक रेजोनेंस मेथड देखेंगे, और दूसरा जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। तो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस मेथड बेंजीन के लिए 5 कैनोनिकल फॉर्म्स बताई गई हैं, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। और फर्स्ट और सेकंड को तो आप ज़्यादातर ड्रा करते रहते हैं। थर्ड वन ये है जिसमें पैरा बॉन्ड है। फोर्थ वन में फिर पैरा बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, और फिफ्थ में भी। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है, सारी कैनोनिकल फॉर्म्स से स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की वो है 150.5 किलो जॉल पर मोल। ये पहले भी आपको बताई है। पाई बॉन्ड्स ऑफ द बेंजीन रेजिस्ट ब्रेकिंग, सो इट गिव्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शंस। इसके पाई बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बेंजीन के। 3 अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और इनको हम ये जो 3 अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं इनको हम कॉन्जुगेट या फिर रेजोनेटिक बॉन्ड्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड है सेकंड। इसके अकॉर्डिंग बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड सारे जो कार्बन एटम्स होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और एक sp2 ऑर्बिटल एक कार्बन का और दूसरे कार्बन का sp2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह हर कार्बन के ऊपर 2 sp2 ऑर्बिटल बच जाते हैं, तो दूसरा sp2 नेक्स्ट कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और थर्ड जो sp2 बच जाता है वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसी तरह हर कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ और तीसरा जो है वो हाइड्रोजन के साथ। तो ये सारा जो है सारे कार्बन का सिग्मा फ्रेमवर्क आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, और जो बॉन्ड एंगल्स हैं सारे वो 120 डिग्री के होते हैं, और जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन बॉन्ड की 1.397 आंगस्ट्रॉम होती है, और हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p2pz ऑर्बिटल जो है वो बच जाता है, और अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल सारे कार्बन के 6 कार्बन के यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और सारे जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और जो प्लेन है सिग्मा फ्रेमवर्क वाली उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और अगर हम ये जो 6 2pz ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं, ऊपर वाली लॉब्स इस तरह से ऊपर से ओवरलैप कर लेंगी और नीचे वाली लॉब्स जो है वो नीचे से ओवरलैप कर लेंगी, तो इस तरह जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बन जाता है, या डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स बन जाते हैं बेंजीन के। और डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स की 2 लॉब्स हैं, एक ये अपर लॉब और ये लोअर लॉब। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को तीसरी शक्ल में जो है हम लिख सकते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद
बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस तरह भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों जो है वो सेम है। फिर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि रिंग के अंदर हम सर्कल ड्रा कर देते हैं। एरोमेटिसिटी की बात करें तो एरोमेटिक करैक्टर को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। एरोमेटिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग्स इन विच द p ऑर्बिटल्स ईच वन ऑन ईच ऑफ द 6 कार्बन एटम्स अलाउ साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिसिटी हम किसको कहते हैं? ये प्रॉपर्टी होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग्स की, जिनके अंदर जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, हर p ऑर्बिटल्स हर एक कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है। टोटल बेंजीन में 6 कार्बन है, तो 6 p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं 6 कार्बन के ऊपर, मीन एक एक जो है हर कार्बन के ऊपर। ये p ऑर्बिटल्स अलाउ करते हैं साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। थ्योरेटिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन क्लोज शीथ ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। थ्योरेटिकली हम कह देते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्लोज शीथ ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है अकॉर्डिंग टू हक्कर रूल। अच्छा, एरोमेटिसिटी को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हक्कर रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिसिटी को मेजर किया जाता है। एंड हक्कर रूल इज बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4n+2। हक्कर रूल की डेफिनेशन ये है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 4n+2 के इक्वल होनी चाहिए। अगर तो 4n+2 के इक्वल है तो वो हक्कर रूल को फॉलो कर रहे हैं, मीन कि वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। और अगर 4n+2 के इक्वल नहीं है तो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं है। और n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू 1 कुछ भी हो सकती है, और n जो है ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को शो करेगा। नहीं सॉरी, ये डबल बॉन्ड्स को शो नहीं करेगा, बल्कि ऑन द होल आप पहले काउंट करें ना बेंजीन में कि बेंजीन में टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेंजीन में हम देखें तो 2 ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये 4 और 2 ये हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल 6 हैं, तो हम देखें कि हमारे फार्मूले में 6 आंसर आता है 4n+2। तो 4 के साथ n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? टोटल ऑन द होल हमारे पास 6 आंसर आए, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। तो फार्मूले को जस्ट एडजस्ट करने के लिए अपना जो भी हमारा कंपाउंड है उसके टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे। तो n की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो 4 1 ज़र 4 + 2 = 6। तो हमारे पास जो बेंजीन है वो 4n+2 के इक्वल आ रहा है। इट्स मीन के बेंजीन जो है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरह हम किसी भी कंपाउंड को अकॉर्डिंग टू हक्कर रूल चेक कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। प्लेनर मोनोसाइक्लिक रिंग्स विद 2 6 10 एंड 14 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी एरोमेटिक। तो हक्कर रूल के अकॉर्डिंग प्लेनर होना चाहिए रिंग को, और मोनोसाइक्लिक रिंग की अगर हम बात करें जो कि प्लेनर भी हैं, उनके अंदर अगर 2 6 10 या 14 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो एरोमेटिक होंगे। अब 2 6 10 और 14 हमें कैसे पता चला? n की जगह पे आप 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगी टर्म, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। मीन के 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो मोनोसाइक्लिक रिंग है वो आपके पास एरोमेटिक है। अगर n की जगह पे 1 पुट करें तो फिर 6 आंसर आएगा, तो आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला मोनोसाइक्लिक रिंग भी एरोमेटिक होगा। अब n की जगह पे आप 2 पुट करें तो 4 2 ज़र 8, 8 में 2 प्लस करें तो 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला मोनोसाइक्लिक रिंग जो है वो भी एरोमेटिक होगा। और अगर यहाँ पे आप 3 पुट करते हैं तो 3 4 ज़र 12 एंड 2 प्लस करेंगे तो 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला मोनोसाइक्लिक रिंग जो कि प्लेनर भी हो वो एरोमेटिक होगा। This rule is also applicable to unsaturated heterocyclic compounds, fused rings and ions। ये जो रूल है ये unsaturated heterocyclic compounds पे भी अप्लाई किया जा सकता है, फ्यूज्ड रिंग्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है, यहाँ तक कि आइंस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। हक्कर रूल की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें आइंस की तो हमारे पास साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन है। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन जो है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इसमें n की वैल्यू 0 होती है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपिनाइल। प्रोपीन मीन के इसमें 3 जो है वो कार्बन्स हैं, और ईन आ रहा है, तो इसमें मतलब एक डबल बॉन्ड भी है। तो एक डबल बॉन्ड आ गया और 2 सिंगल बॉन्ड आ गया, और एक कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये कैटाइन है। तो इस तरह से हम इसके ये 3 स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, और फिर इसका जो है फाइनल हम इस तरह से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। प्लस का साइन जो है वो सेंटर में ड्रा कर दें, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये कैटाइन है, तो ये रिएक्टिव है बट मच मोर स्टेबल देन द करस्पॉन्डिंग साइक्लिक आइन, ए साइक्लिक आइन सॉरी, लेकिन अपने करस्पॉन्डिंग ए साइक्लिक आइन से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ये ड्यू टू एरोमेटिसिटी। क्योंकि ये एरोमेटिक है तो इसलिए करस्पॉन्डिंग ए साइक्लिक आइन, ए साइक्लिक मीन कि अगर स्ट्रेट चेन में हमारे पास प्रोपीन होता
तो वो भी अगर कैटाइन होता तो वो उसकी निस्बत ये जो है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और ये एरोमेटिक है। इसके बाद हमारे पास बेंजीन जो है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एन की वैल्यू 1 होती है, ये भी एरोमेटिक है। इसमें एरोमेटिक सेक्सटेट प्रेजेंट होता है, यानी कि 6 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है पायरोल की। पायरोल का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अलावा 2 जो है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल के अंदर वो भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटल जो है इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पायरोल जो है ये भी हक्कर रूल को फॉलो करता है, इट्स मीन ये भी आपके पास एरोमेटिक है। फ्यूरेन की बात करें तो फ्यूरेन में एक लोन पेयर जो है ना ऑक्सीजन वाला वो तो पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एक लोन पेयर और 2 ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 ये 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया, n=1 हो गया, तो ये भी एरोमेटिक है। थायोफीन की बात करें तो इसमें भी आपके पास 4 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और 2 सल्फर के इलेक्ट्रॉन, टोटल 6। तो इस तरह से आपके पास n=1, तो ये भी एरोमेटिक है। पायरिडीन में भी लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन पाई ओवरलैपिंग। नाइट्रोजन का लोन पेयर इसमें ओवरलैप नहीं करेगा पाई में, और ये टोटल जो है इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम n=1, ये भी आपके पास एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन इज एरोमेटिक while cyclopentadiene is not aromatic because of intervening CH2 group। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, आप देखें यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन जो है उसका स्ट्रक्चर आपके पास ये है साइक्लोपेंटाडाइन में आप अगर इस कार्बन की बात करते हैं ना तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अगर बेस यहाँ से एक प्रोटॉन को ले ले तो ये आपके पास बन जाएगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन बन जाएगा। यहाँ से प्रोटॉन निकल गया तो ये आपके पास बन गया जी एनाइन बन गया। ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है इसमें ये जो कार्बन है ये अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डीलोकलाइज हो जाएंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में और इस तरह से आपके पास ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन इस केस में जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज था CH2, तो यहाँ पे आपके पास साइक्लोपेंटाडाइन जो है ये एरोमेटिक नहीं होता, जबकि साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन जो है ये एरोमेटिक होता है। 135 cycloheptatriene is not aromatic because of CH2 group। 135 cycloheptatriene ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें CH2 ग्रुप जो है वो इंटरफेरेंस करेगा, लेकिन इसका कैटाइन जो है ट्रोपाइलियम कैटाइन जो है ये एरोमेटिक है विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो है ना एक हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसके अब इधर यहाँ पे भी 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 6 हैं, लेकिन ये वाला जो है ये जो ट्रोपाइलियम कैटाइन है ये एरोमेटिक होता है और ये खुद जो न्यूट्रल स्पीशी है ये एरोमेटिक नहीं होता। नेफ्थलीन की बात करें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन की वैल्यू 2 है, ये भी एरोमेटिक है। साइक्लोडेकापेंटाइन बिकॉज ऑफ नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इनसाइड द प्लेनर रिंग। इसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो रिंग के इनसाइड प्रेजेंट हैं और इनकी नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन जो हैं वो इसको एरोमेटिक नहीं होने देती। मॉलिक्यूलर प्लेनेरिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मॉलिक्यूल की जो प्लेनरिटी जो है यानी कि मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रहेगा, इसकी प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड इट बिकम्स अनस्टेबल, तो इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है। ऑक्टाटेट्राईन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके नॉन एरोमेटिक है एंड डाई रेडिकल है। ये डाई रेडिकल मीन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डीजेनरेटेड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डाई रेडिकल है और ये नॉन एरोमेटिक है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन इसका स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा है। नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, या तो ना तो ये एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, बल्कि ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। एज ये ना तो प्लेनर है और इसके अलावा ये डाई रेडिकल भी है, तो इस वजह से प्लेनर ना होने की वजह से ये एरोमेटिक नहीं है और डाई रेडिकल होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है बल्कि ये नॉन एरोमेटिक है। 10 एनिल्यून जो है ये इट इज़ नॉट एरोमेटिक, इसके अंदर स्ट्रेन पाया जाता है, ये प्लेनर रिंग नहीं होता 10 एनोलिन का, तो इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है। 14 एनोलिन एंड 18 एनोलिन जो हैं ये एरोमेटिक होते हैं। एनोलिन साइक्लिक कंजुगेटेड पोलीन होती हैं, ठीक है। एनोलिन जो होती हैं साइक्लिक कंजुगेटेड पोलीन्स होती हैं, ठीक है, यानी जिसमें डबल बॉन्ड्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा पाए जाएंगे, इनको हम पोलीन कहेंगे और ये साइक्लिक होंगी और कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे इनमें, इनको हम एनोलिन कहते हैं।
क्राइटेरिया फॉर अरोमेटिसिटी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? एक तो ये कि साइक्लिक होना चाहिए हमारा रिंग एंड प्लेनर स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। पीछे हमने एक एग्जांपल भी देखी, न्यूट्रल स्पीशी में एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से वो अरोमेटिक नहीं होती, और उसी का कैटाइन या एनाइन जो है उसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, तो वो उसका कैटाइन या एनाइन जो है वो अरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो हर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना ज़रूरी है विद p ऑर्बिटल फॉर एक्सटेंडेड पाई बॉन्डिंग, और हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि पाई बॉन्डिंग एक्सटेंड कर सके। मस्ट ओबे हकर रूल 4n+2 रूल को इसको ओबे करना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन अनयूजुअल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइज होना चाहिए। मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरगो सब्सटीट्यूशन रादर देन एडिशन रिएक्शंस, इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को प्रेफर करे रादर देन एडिशन रिएक्शंस। इक्वल और अप्रोक्सीमेट इक्वल बॉन्ड लेंथ, सारी बॉन्ड लेंथ या तो इक्वल हों या फिर तकरीबन इक्वल हों। एक्सेप्ट व्हेन सिमेट्री इज़ डिस्टर्ब्ड, सिवाय इसके कि उसकी सिमेट्री डिस्टर्ब की जाए बाय हेटेरो एटम और अदर वे। It should be able to sustain a ring current induced by an electric or magnetic field, that is it should be diatropic। इसे जो है ना अपना जो रिंग का करंट है उसको अगर कोई रिंग करंट इंड्यूस होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इट शुड बी एबल टू सस्टेन इट। ठीक है, यानी कि इसे डायाट्रॉपिक होना चाहिए। इट मस्ट हैव बॉन्ड एंगल्स अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसके बॉन्ड एंगल होने चाहिए। हमने कहा कि हर कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, इट्स मीन कि इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है? लेस स्टेबल प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड स्पीशीज आर कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पे बाकी तो एरोमेटिसिटी वाली ही बातें हो रही हैं, प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड, लेकिन लेस स्टेबल वाली एक बात जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेनर भी हैं, साइक्लिक भी हैं, कंजुगेटेड भी हैं, लेकिन वो लेस स्टेबल हैं, तो उनको हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। दे हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन हक्कर रूल से थोड़ा सा डिफरेंट रूल है ये, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। जैसे आपके पास साइक्लोब्यूटाडाइन है, इसके 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4n कैसे हैं? अब आप 4n की जगह पे 1 पुट कर दें तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। और इसके अलावा आपके पास प्लेनर साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। n की जगह पे 2 पुट करें तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला ये जो है ये भी एंटी एरोमेटिक है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। इसके अलावा टब शेप में ये नॉन एरोमेटिक होता है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन जो है ना, ये टब शेप में नॉन एरोमेटिक होता है। इसके अलावा हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो वाटर में इनसोलुबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोलुबल होते हैं, जैसे ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह हैं, और लेस डेंस होते हैं देन वाटर। देयर डेंसिटीज़ आर अबाउट 10% हायर देन डेंसिटीज़ ऑफ रिस्पॉन्डिंग साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन की डेंसिटी से इनकी डेंसिटी जो है वो 10% ज़्यादा होती है, और ये वाटर से लेस डेंस होते हैं, तो इस वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो डिपेंड करते हैं नॉट ओनली मॉलिक्यूलर मास बट आल्सो ऑन द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सिमेट्री अगर ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, सिमेट्री ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बेंजीन 100 डिग्री हायर देन टोलुइन, बेंजीन जो है उसकी सिमेट्री बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से टोलुइन से 100 डिग्री जो है वो इसका ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। और पैराजाइलिन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। पैराजाइलिन की सिमेट्री ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। और इसके अलावा अरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं बर्न करते हैं विद ल्यूमिनस स्मोकी फ्लेम, जबकि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं दे बर्न विद ब्लूइश नॉन स्मोकी फ्लेम। ब्लूइश नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं, और अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बर्न विद ल्यूमिनस स्मोकी फ्लेम। जैसे बेंजीन की बात करें ना, तो बेंजीन कलरलेस लिक्विड है एंड इट बॉयल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेज एट 5.5 डिग्री सेल्सियस। मीन बॉइलिंग पॉइंट इसका 80 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट इसका 5.5 डिग्री सेल्सियस है। टोलुइन का मेल्टिंग पॉइंट -95 डिग्री सेल्सियस है। कंडेंस्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर यूजुअली सॉलिड्स। ठीक है, उसके बाद जी टोलुइन एंड ज़ाइलिन की बात करें तो कलरलेस लिक्विड होते हैं हैविंग करेक्टरिस्टिक ऑडोर।
उसके बाद प्रिपरेशन मेथड की तरफ आ जाते हैं। इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोअल्केन्स। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोअल्केन हम पहले भी देख चुके हैं, इसको अरोमेटाइजेशन भी कह सकते हैं। साइक्लोअल्केन को प्लाटिनम और प्लाडियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, या सल्फ़र और सिलीरियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, तो इनमें से 3 मोल हाइड्रोजन के रिमूव होंगे साइक्लोहेक्सेन में से, और वो बेंजीन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है तो सेम कंडीशन पे इसने चेंज हो जाना है टोलुइन में, और 3 मोल हाइड्रोजन के रिमूव होने हैं। फ्रॉम एसिटाइलिन, ये हम अल्काइन के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। 3 मोल आप एसिटाइलिन के लें 70 डिग्री सेल्सियस पे, ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसे हीट करें तो इसने बेंजीन में चेंज हो जाना है, यानी कि इसकी साइक्लिक पोलीमराइजेशन हो जाएगी बेसिकली यहाँ पे। साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन्स, कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग भी जिसे हम कहते हैं। साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन में 2 स्टेप्स मैंने आपको पहले भी बताए, एक साइक्लाइजेशन का, दूसरा अरोमेटाइजेशन का। तो इसमें कंडीशंस हैं एलुमिना, क्रोमियम ऑक्साइड, सिलिका 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। साइक्लाइजेशन के बाद अरोमेटाइजेशन हो जाएगी और इस तरह से आपके पास अरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। एन हेप्टेन जो है उसको भी चेंज किया जा सकता है टोलुइन के अंदर, और एन हेक्सेन को हम चेंज कर सकते हैं बेंजीन के अंदर। लेबॉर्ट्री मेथड देखें तो सोडियम बेंजोएट से प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएं, आपके पास बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। सोडियम बेंजोएट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में हीट करेंगे, बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। फ्रॉम फिनोल, डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। फिनोल को हम जिंक डस्ट के साथ इसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो आपके पास बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड बनेंगे। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर आप सुपर हीटेड स्टीम की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो है वो बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर होंगे। और बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है बाय सुपर हीटेड स्टीम और बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl। वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है ये इट वाज एक्सटेंडेड बाय फिटिंग इन 1864। फिटिंग ने इसे 1864 में एक्सटेंड किया था। अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को आपस में मिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल को यूज़ करते हुए अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की कपलिंग होगी, और इस तरह से आपके पास इथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होंगे, या तो बेंजीन या फिर उसके सब्स्टिट्यूटेड कोई प्रोडक्ट। बाकी मेथड्स की बात करें तो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन है। सबसे पहले डाइल-एल्डर रिएक्शन में हमने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया, और इसके अलावा एक्राइलिक एल्डिहाइड लिया। एक्राइलिक ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्राइलिक ग्रुप आप याद रखें कि एक्राइलिक ग्रुप जो है वो आपके पास होता है CH2 डबल बॉन्ड और CH एंड C डबल बॉन्ड O। ये जो है ना इसको हम एक्राइलिक ग्रुप कहते हैं। तो ये आपके पास एक्राइलिक एल्डिहाइड है, क्योंकि इसके एंड पे आपके पास क्या आ गया, कार्बन के साथ आगे हाइड्रोजन आ गया, तो ये एक्राइलिक एल्डिहाइड है। एक्राइलिक एल्डिहाइड लिया हमने और 1,3-ब्यूटाडाइन, इनको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने हीट किया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आया उसमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना, और इसमें एक डबल बॉन्ड है। फिर आपने प्लाटिनम और प्लाडियम को यूज़ करते हुए इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल रिमूव करवाए 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेंजल्डिहाइड बन गया। देन इसकी बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साल्ट, तो फिर बेंजीन हमारे पास प्रिपेयर हो गई। उसके बाद फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं फॉर अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हम यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे और अल्काइल हैलाइड लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अल्काइल क्लोराइड ले रहे हैं तो AlCl3, अगर ब्रोमाइड लेते तो AlBr3 हम ले सकते थे। इस तरह आपके पास जो है मिथाइल बेंजीन यानी कि टोलुइन की प्रिपरेशन होगी, और साथ में HCl। मोस्ट सुटेबल फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल सब्सटीट्यूशन। सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल सब्सटीट्यूशन के लिए फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। इसमें प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स जो हैं वो बनती हैं। ग्रिग्नार रिएजेंट से भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का एराइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ जो है वो कपलिंग करवा देंगे, तो इस तरह से भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस हो जाती है। तो हमने लिया ब्रोमोबेंजीन और मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपके पास एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना। फिर हमने इथाइल ब्रोमाइड यानी कि अल्काइल हैलाइड लिया, इनकी कपलिंग करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपके पास जो है वो इथाइल बेंजीन बन गया, और साथ में MgBr2, तो इथाइल बेंजीन की प्रिपरेशन हो गई यहाँ पे। और इसके हमारे पास जो ये है ना ब्रोमोबेंजीन एंड
आयोडोबेंजीन की बात कर लें, ठीक है, एराइल ब्रोमीन के साथ यानी कि एराइल ग्रुप के साथ ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, रेडिली फॉर्म ग्रिग्ना रिएजेंट। वाइल अगर क्लोरीन हो तो क्लोरीन जो है वो इनर्ट है टुवार्ड्स मैग्नीशियम इन एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में क्लोरीन जो है वो इनर्ट है टुवार्ड मैग्नीशियम, तो इस वजह से हम ब्रोमीन या आयोडीन को लेंगे। तो यहाँ पे हमने एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया और उसका रिएक्शन एलाइल ब्रोमाइड के साथ अगर हम करवाएं ना तो हमारे पास इस तरह से एलाइल बेंजीन बनेगा, और एलाइल बेंजीन में से फिर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये आपके पास अल्काइल बेंजीन की प्रिपरेशन हो जाएगी। एरोमेटिक कीटोन्स को अगर हम ले लें ना, इसके अलावा एक और मेथड भी है कि एरोमेटिक कीटोन को लेना और साथ में ग्रिग्ना रिएजेंट एसिड की प्रेजेंस में, तो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन हो जाती है विद ब्रांच्ड साइड चेन। अच्छा जी, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात आ गई कि अगर ब्रांच्ड साइड चेन वाले जो है हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने हैं तो फिर हम स्टार्टिंग में क्या रिएक्टेंट लेंगे, तो एरोमेटिक कीटोन लेंगे, उनका ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये एक एरोमेटिक कीटोन ली एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन को लिया, ये बेंजीन रिंग है, सी डबल बॉन्ड CH3, और अल्काइल आपने यहाँ पे सॉरी ग्रिग्ना रिएजेंट लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट बना जिसमें जो है दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक बेंजीन भी है, OH भी है। आप हीट करेंगे, वाटर का रिमूवल करवाएंगे तो आपके पास एक और प्रोडक्ट बना जिसमें डबल बॉन्ड भी है, बेंजीन रिंग भी है। आपने फिर हाइड्रोजन की यानी कि एलाइल बेंजीन बना, आपने हाइड्रोजन की एडिशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया जिसे हम क्यूमीन भी कहते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन का मेथड अल्मन रिएक्शन। अल्मन रिएक्शन में हम आयोडोबेंजीन लेंगे, दो कॉपर पाउडर में लेंगे, ठीक है, 2 कॉपर के मोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में, और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 211 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास बाईफिनाइल जो है वो बन जाएगा, एंड के प्लस आयोडाइड भी बनेगा साथ में। तो ये प्रिपरेशन के मेथड्स थे। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ बेंजीन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। सबसे पहले बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन रिंग, तो इस वजह से जो है ना पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है जो इस पर अटैक कर सके, ब्रेक द कंटिन्यूस चेथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होगा तो तभी जो है वो बेंजीन रिएक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल ने अटैच हो जाना है, एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका एक बॉन्ड ख़त्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बेंजीन रिंग में के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पाई इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ कनेक्ट हुए, यहाँ से इस कार्बन के पास जो है वो कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में बेस ने प्रोटॉन ले लेना है, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था उसका जो है दोबारा उससे इलेक्ट्रॉन वापस मिले तो उसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर आके एक पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ और उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिंग के ऊपर अटैच हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गई इलेक्ट्रोफाइल की, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में हम डिटेल में देखें तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रेशन। बेंजीन की नाइट्रेशन करते हुए हमने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को 1:1 रेशो में लेना है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोनियम आयन बनेगा, HSO4 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव बनेंगे। अब यहाँ पे जो नाइट्रोनियम आयन है उसी ने इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, और इस तरह नाइट्रोबेंजीन की प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज हम 50 to 55 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। स्टेबल नाइट्रोनियम साल्ट्स जैसा कि NO2 पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मैकेनिज्म देखें तो आपके पास जो नाइट्रोनियम आयन था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, उसने अटैक करना है, स्लो स्टेप होगा फर्स्ट, और सेकंड स्टेप में HSO4 नेगेटिव ने जो है वो H पॉजिटिव ले लेना है, तो आपके पास जो है वो नाइट्रोबेंजीन और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे, और सेकंड स्टेप जो होगा वो फास्ट होगा। हेलोजिनेशन भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपके पास जो है वो X पॉजिटिव होगा, तो X2 और FeX3 का रिएक्शन करवाएंगे, FeX4 बनेगा X पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। X पॉजिटिव ने फिर रिंग पे अटैक करना है और इस तरह से X पॉजिटिव ने हाइड्रोजन की जगह ले लेनी है, हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगा, और इस तरह आपके पास हेलोबेंजीन्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगी। और अगर हमारे पास सब्सटीट्यूटेड कोई बेंजीन है और उसका रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाते हैं तो फिर हमारे पास चांसेस हैं कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स दोनों बनेंगे, मिक्सचर बनेगा, ठीक है। और फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन सबसे कम। आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है इन एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ऑन ऑक्सीडाइजिंग
एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आयोडीन क्यों लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि फिर इसकी रिडक्शन हो जाती है ना, तो अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाएं, जैसे HNO3 है, HiO3 है या H2O2 है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो है ना वो आयोडीन की भी यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो सके। जनरली यूज टू कन्वर्ट आयोडीन इनटू इलेक्ट्रोफाइलिक आयोडीनियम आइन। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3, HiO3 या H2O2 को यूज़ करके ना आयोडीन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि आयोडोनियम आइन में I2 जो है वो I पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो अब ईजीली जो है इसकी सब्सटीट्यूशन हो जाएगी। तो ICl इज़ बेटर आयोडीनेटिंग एजेंट दैन I2 इटसेल्फ। ये भी याद रखना है कि ICl जो है वो ज़्यादा बेटर आयोडीनेटिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू I2 इटसेल्फ। सल्फोनेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। कंसनट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मीन H2SO4 प्लस SO3 को हम लेंगे, और अगर हम 2 मोल लेते हैं H2SO4 के, तो हमारे पास SO3 जो है वो जनरेट हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। और हम बेंजीन के साथ ये जो इलेक्ट्रोफाइल है SO3 इस ये रिएक्ट करेगा, तो ये स्लो स्टेप होगा, रिवर्सिबल। इस तरह SO3 ने अटैच हो जाना है रिंग पे, एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, HSO4 नेगेटिव ने H पॉजिटिव ले लेना है, तो इस तरह कार्बन जो है वो दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। तो SO3 नेगेटिव जो है वो नेक्स्ट स्टेप में H3O पॉजिटिव से H पॉजिटिव ले लेगा, तो SO3H यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगी। डीसल्फोनेशन की बात करें तो डीसल्फोनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को वाटर के साथ हम हीट कर लें 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास डीसल्फोनेशन हो जाएगी, बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड बनेंगे सुपर हीटेड स्टीम के साथ रिएक्शन करवाने पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन में, अल्काइल हैलाइड यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं या अल्कीन्स यूज़ कर सकते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं नाइट्रोबेंजीन या कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये कंडीशंस पहले स्टार्टिंग में बताई हुई हैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। लुइस एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, AlCl3, BF3, HF, FeCl3, ZnCl2, H2SO4 वगैरह। बेंजीन का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो अल्काइल बेंजीन बनेगा और साथ में जो है वो HCl, तो ये मिथाइल बेंजीन की प्रिपरेशन हो गई। फिर अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, जो सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स बताए हैं ना, अब बारी बारी उसके रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है कि अगर हम बेंजीन का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं BF3 की प्रेजेंस में -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपके पास फिर भी उसी तरह अल्काइल बेंजीन और वाटर प्रोड्यूस होंगे। अगर बेंजीन का अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड HCl, तो आपके पास फिर भी अल्काइल बेंजीन की प्रिपरेशन होगी। मैकेनिज्म देखें तो CH3Cl का AlCl3 के साथ रिएक्शन होगा और CH3 पॉजिटिव बनेगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और AlCl4 नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है बेंजीन रिंग पे तो स्लो स्टेप होता है, और नेक्स्ट स्टेप में फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, जो ये शीट है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो रीजनरेट हो जाती है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाते हैं। ड्रॉबैक्स देखें तो पोली अल्काइलेशन हो जाती है इस केस में। पोली अल्काइलेशन कब होगी, जब हम एक्सेस में ले लेंगे अल्काइल हैलाइड को AlCl3 की प्रेजेंस में, अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दें तो यहाँ पे पोली अल्काइलेशन हो जाएगी। 4 मिथाइल ग्रुप्स लग गए बेंजीन के ऊपर, ड्यूरीन इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। स्ट्रक्चर का नेम याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पीछे भी कुछ नेम मैंने मेंशन किए हुए थे, क्यूमीन, ड्यूरीन, ये याद रखें ताकि MCQs में कहीं पूछ लिया जाए तो आपको डिफरेंस पता हो इनका। एक तो ये ड्रॉबैक हो गया कि पोली अल्काइलेशन हो जाती है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि डिज़ायर प्रोडक्ट में नॉट फॉर्म और फॉर्म इन लेस अमाउंट। जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है हो सकता है या तो वो बने ही ना, या फिर बने तो वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में बने, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आइन। जो हमारा कार्बोकेटाइन है उसकी रीअरेंजमेंट होने की वजह से हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो हो सकता है माइनर हो जाए, और जो माइनर है वो मेजर हो जाए। जैसे कि बेंजीन का अगर हम प्रोपाइल ये जो अल्काइल हैलाइड हमारे पास है, अगर हम प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ज़्यादा चांसेस है कि क्यूमीन बन जाए, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। जबकि हमें एन प्रोपाइल बेंजीन चाहिए था, तो एन प्रोपाइल बेंजीन तो माइनर हो गया, बहुत कम मिकदार में बनेगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि हमें डिज़ायर प्रोडक्ट जो है या तो मिलता नहीं है या फिर बहुत कम अमाउंट में मिलता है, ड्यू टू रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आइन। रीअरेंजमेंट ऑर्डर ये है कि प्राइमरी जो कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी में चेंज होना प्रेफर करेंगे, और सेकेंडरी जो है वो टर्शियन में टर्शरी में।
क्योंकि स्टेबिलिटी फिर ज़्यादा होती है ना इस तरह। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप एसिड हैलाइड ले सकते हैं या एसिड एनहाइड्राइड या कीटोन्स वगैरह ले सकते हैं एज एसाइलेटिंग एजेंट। लुइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा AlCl3 BF3 HFFeCl3 ZnCl2 एंड H2SO4 वगैरह। तो यहाँ पे हमने R से डबल बॉन्ड और Cl यानी कि एसिड हैलाइड लिया, हमने AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाया तो Rc पॉजिटिव डबल बॉन्ड O है, ये एसिलियम आयन बनेगा। एसिलियम आयन जो है यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इसने रिंग पे अटैक करना है, अटैच हो जाना है रिंग के साथ, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा AlCl4 नेगेटिव ने प्रोटॉन ले लेना है, तो फिर दोबारा से पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रीजनरेट हो जाएगी उनकी शीथ और वो रिंग जो है उसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। एसाइल ग्रुप नॉट रीअरेंजेस। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक एडवांटेज हो गया कि एसाइल ग्रुप में रीअरेंजमेंट नहीं होती, नॉर अलाउज इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर एसाइल ग्रुप, और ना ही एक और एसाइल ग्रुप आके अटैक करेगा, अटैच होगा, तो इस तरह से जो है ना वो पोली प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। सो स्ट्रेट चेन अल्काइल बेंजीन्स आर प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन अल्काइल बेंजीन को इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड टू, बेसिकली हमारे पास कीटोन प्रोड्यूस होंगे और कीटोन को फिर हम रिड्यूस कर लेंगे एन अल्काइल बेंजीन के अंदर। तो जो कीटोन प्रोड्यूस होगी फिर उसकी रिडक्शन करके हम एन अल्काइल बेंजीन, ये जो कीटोन हमारे पास बनी हुई है इसकी हम जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में जब हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेट चेन वाली जो अल्केन के साथ अल्केन की चेन जो है वो बेंजीन के ऊपर अटैच हुई हुई है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। फॉर्माइलेशन है नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन ऑफ CHO ग्रुप, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप की जो सब्सटीट्यूशन है इसको हम फॉर्माइलेशन कहते हैं। नॉट अक्कर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होता। फॉर्माइल क्लोराइड एक अनस्टेबल जो है, फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है, स्टेबल इन CHCl3 एट -40 डिग्री सेल्सियस फॉर शॉर्ट टाइम। फॉर्माइल क्लोराइड जो है ये अनस्टेबल है और स्टेबल होता है CHCl3 की प्रेजेंस में एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्माइल क्लोराइड को। इसमें फर्दर हम डिटेल देखें ना फॉर्माइलेशन में, तो एक मेथड है गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम CO और HCl को यूज़ करते हैं। बबलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड थ्रू सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्माइलेशन हो जाती है, इसको हम गैटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करवाया जाता है, बबलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड थ्रू सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्माइल बेंजीन बनेगा। और CO प्लस HCl जो है इससे हमारे पास H डबल बॉन्ड Cl बनेगा और HSO3Cl जो है ये है जो आपके पास क्लोरोसल्फोनिक एसिड ड्रॉप क्लोरोसल्फोनिक एसिड ऑन कन्वीनियंट प्रोसीजर। अच्छा जी, इसमें क्या किया जाता है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड को ड्रॉप किया जाता है ऑन H डबल बॉन्ड OH यानी कि फॉर्मिक एसिड के ऊपर, और ये एक कन्वीनियंट प्रोसीजर है और इससे हमारे पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl प्रोड्यूस होते हैं और फिर रिएक्शन प्रोसीड करवाया जाता है। दूसरा जो फॉर्माइलेशन का मेथड है वो है गैटरमैन रिएक्शन। एक गैटरमैन कोच रिएक्शन था ना, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की बबलिंग करवाई जाती है थ्रू सोल्यूशन ऑफ HCl एंड बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl। अब गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, HCN इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है तो उसकी जगह पे हाइड्रोजन साइनाइड को यूज़ किया जाता है, बेंजीन प्लस हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl। बाकी तकरीबन सेम कंडीशन है HCl और बेंजीन, बस हमने HCN ले लिया इंस्टेड ऑफ CO। ZnCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन के साथ CN डबल बॉन्ड NH होगा, फिर वाटर ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो फॉर्माइलेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट यूज़ ऑफ HCN कैन बी अवॉइडेड। ZnCN ट्वाइस प्लस 2 HCl लेंगे तो HCN जो है विल बी प्रोड्यूस इन C2 प्लस ZnCl2। ठीक है, तो फिर जो है हम अपना रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही HCN प्रेजेंट होगा। फॉर्माइलेशन विद फॉर्माइल फ्लोराइड, थर्ड जो मेथड है फॉर्माइलेशन का वो है फॉर्माइलेशन विद फॉर्माइल फ्लोराइड। फॉर्माइल फ्लोराइड का फार्मूला है HOCF, स्टेबल इनफ, इट्स स्टेबल इनफ, HOCF फॉर्माइल फ्लोराइड इज स्टेबल इनफ। दिस रिएक्शन इज सक्सेसफुल फॉर बेंजीन, अल्काइल बेंजीन्स, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड नेफ्थलीन। ये जो रिएक्शन है इट इज़ सक्सेसफुल फॉर बेंजीन, अल्काइल बेंजीन्स, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड नेफ्थलीन। तो इन रिएक्टेंट्स के लिए जो है ये सक्सेसफुल है रिएक्शन फॉर्माइल फ्लोराइड वाला। ठीक है,
तो बेंजीन लेंगे, फॉर्माइल फ्लोराइड लेंगे BF3 की प्रेजेंस में और ईथर की प्रेजेंस में हमारे पास फॉर्माइल बेंजीन बन जाएगा, HBF4 भी बनेगा साथ में। और बस ये फॉर्माइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास क्लोरोमिथाइलेशन का रिएक्शन है। क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन इज सक्सेसफुल फॉर बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, हेलो बेंजीन, अल्कोक्सी बेंजीन। अच्छा जी, इनके लिए जो है ये रिएक्शन सक्सेसफुल है, क्लोरोमिथाइलेशन का रिएक्शन। बेंजीन लेंगे और इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे आप फॉर्मल्डिहाइड का और HCl का ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो है ना वो क्लोरोमिथाइलेशन हो जाएगी, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन और मिथाइलिन ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएंगे प्लस H2O। कार्बोक्सिलेशन में हम फॉस्जीन यूज़ करते हैं। फॉस्जीन इज़ कार्बोनाइल क्लोराइड, COCl2। फॉस्जीन जो है हम COCl2 को यानी कार्बोनाइल क्लोराइड को कहते हैं। बेंजीन का फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। अच्छा जी, C डबल बॉन्ड Cl ग्रुप अटैच होगा, फिर वाटर ऐड करेंगे तो इस तरह से कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। और फिर अगर हम मज़ीद एक और बेंजीन साथ में ऐड कर दें, यानी कि बेंजीन अगर एक्सेस में प्रेजेंस है तो फिर आपके पास जो है वो बेंजोफिनोन एक कीटोन बन जाएगी, यानी कि दो बेंजीन रिंग जो है वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ अटैच हुए हैं तो बेंजोफिनोन एक कीटोन बन जाएगी। कार्बोमाइल क्लोराइड कैन बी यूज टू प्रिवेंट द कीटोन फॉर्मेशन। ये जो कीटोन बन गई है ना बेंजीन के दूसरे मॉलिक्यूल के अटैचमेंट की वजह से, तो इसको अवॉइड करने के लिए ना हम यूज़ करेंगे कार्बोमाइल क्लोराइड इंस्टेड ऑफ टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो कार्बोमाइल क्लोराइड को हम यूज़ करेंगे NH2COCl। गैटरमैन अमाइड सिंथेसिस भी इसको कहते हैं। ये जो कार्बोमाइल क्लोराइड को ऐड करते हैं ना हम, इसको हम कहते हैं गैटरमैन अमाइड सिंथेसिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बोमाइल क्लोराइड लिए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कार्बोमाइल क्लोराइड Cl, C डबल बॉन्ड NH2, कार्बोमाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड NH2 तो अटैच हुआ, फिर जब वाटर ऐड किया ना तो आपके पास फिर यहाँ तक रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। तो बेंजीन की जो है वो कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजीन। उसके बाद आगे वो रिएक्शंस आ जाते हैं जिनमें बेंजीन रिंग खुद भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन आ जाता है रिडक्शन का, एडिशन रिएक्शन है, जिसमें हम बेंजीन रिंग के ऊपर 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर प्लाटिनम एंड एसिस्ट की प्रेजेंस में, तो बेंजीन जो है उसने साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जाना है। हैलोजिनेशन में हम क्लोरीन या ब्रोमीन की एडिशन करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, 3 मोल ऐड करेंगे तो इस तरह से इसके तीनों डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे और हर कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो निकल जाना है और उसकी जगह पे ब्रोमीन लग जाना, बल्कि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है यहाँ पे, जस्ट जो है वो एडिशन हुई है, एडिशन रिएक्शन है ना, तो ब्रोमीन भी ऐड हो गया हर कार्बन के ऊपर। उसके बाद जी यहाँ पे जो है ना BHC क्या होता है, BHC को हम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी कहते हैं। ये बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड है ना, तो अगर हर ब्रोमीन की जगह पे यहाँ पे सारे 6 के 6 क्लोरीन लगे होते तो उसे हम कहेंगे BHC, यानी कि बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड, सॉरी क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इज अ मिक्सचर ऑफ 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC जो है वो 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मिक्सचर है एंड इज़ पावरफुल इंसेक्टिसाइड। ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। ओनली वन आइसोमर इज हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसेक्टिसाइड। सिर्फ एक आइसोमर जिसका नाम है गैमा आइसोमर, इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बाकी जो है ना उनकी नहीं होती इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़। गैमा आइसोमर की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो गैमा आइसोमर है वो सोल्ड होता है अंडर द नेम ऑफ गैमाजेन और लिंडेन और 666। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व होता है। कंबस्टन में आपको पता है प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट होते हैं। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में बेंजीन इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और K2Cr2O7 एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती विद ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7, जैसे हम अल्कीन, अल्काइन, अल्केन वगैरह की करते थे ऑक्सीडेशन। रिंग डिस्ट्रॉयज व्हेन स्ट्रांगली हीटेड विद एयर इन वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट। अगर हम हीट करते हैं बेंजीन को एयर की प्रेजेंस में विद वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट, स्ट्रांगली हीट करते हैं तो फिर आपके पास रिंग डिस्ट्रॉय होता है। तो हमने एयर की प्रेजेंस में हीट किया बेंजीन को इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड एट 450 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास मेलिक एनहाइड्राइड बनता है। मेलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, देन 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है और एक ऑक्सीजन, इस तरह से ये मेलिक एनहाइड्राइड है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन होती है। फिर मेलिक एनहाइड्राइड जो है उसमें वाटर की एडिशन करते हैं तो मेलिक एसिड बन जाता है, यानी कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे भी OH लग गया, यहाँ पे भी OH लग गया, तो ये मेलिक एसिड बन जाता है।
ओजोनोलाइसिस में ओजोन के 3 मोल ऐड करते हैं तो हमारे पास बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनता है, यानी कि जहाँ जहाँ ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे आपके पास जो है वो तीन तीन जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स ऐड हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे भी 3 ऐड हुए, इस डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन के एटम्स ऐड हुए, और इस डबल बॉन्ड वाली जगह पे भी 3 ऑक्सीजन के एटम्स ऐड होंगे इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं बेंजीन ट्राईओजोनाइड। ठीक है, ट्राईओजोनाइड में फिर इसका क्लीव होगा और ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH बनेगा। ठीक है, ये भी 3 मोल्स आपके पास बन जाएंगे, 3 मोल जब वाटर के ऐड करेंगे तो। साइड चेन ऑक्सीडेशन है फिर KMnO4 या K2Cr2O7 अगर हम यूज़ करें ना, तो अगर साइड चेन प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर तो उसकी फिर ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। बेंजीन का रिंग जो है इसमें एज सच रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अल्काइल ग्रुप चाहे वो जितना ही बड़ी क्यों ना चेन हो, उसने COOH में चेंज हो जाना है। ये मिथाइल भी COOH में चेंज होगा, इथाइल भी COOH में चेंज होगा। अब यहाँ पे हमने KMnO4 लिया, 3 मोल एटॉमिक ऑक्सीजन के ऐड किए तो मिथाइल ने COOH में चेंज हो जाने, साथ में वाटर। इथाइल ग्रुप ले लें, 6 मोल ऑक्सीजन के ऐड करेंगे, KMnO4 की मौजूदगी में COOH में चेंज हो जाएगा। इथाइल ग्रुप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी साथ में। टेस्ट फॉर अल्काइल बेंजीन, कलर ऑफ KNO4 डिस्चार्ज, ये जो रिएक्शन है ना, ये जो साइड चेन की ऑक्सीडेशन वाला, ये टेस्ट है फॉर अल्काइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए ये रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो KMnO4 जो सोल्यूशन है उसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। बिर्च रिडक्शन है नेक्स्ट, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल पार्शली रिड्यूस रिंग टू नॉन कंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन। अगर हम सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एथानोल, पार्शली रिडक्शन होती है रिंग की और नॉन कंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन बनती है। नॉन कंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन यानी कि जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स होंगे, जैसे बेंजीन है, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एथानोल, तो आपके पास साइक्लोहेक्साडाइन 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन बना। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप भी प्रेजेंट है और फिर सेम कंडीशंस हमने अप्लाई की तो फिर भी आपके पास साइक्लोहेक्साडाइन 2,5 साइक्लोहेक्साडाइन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। साइड चेन हाइलोजनेशन की बात करें तो अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं टोलुइन को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके पास जो है वो बेंजल क्लोराइड बनेगा। और फिर फर्दर हम क्लोरीन ऐड करवाएंगे तो बेंजाइल क्लोराइड, यानी कि एक और क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, फर्दर क्लोरीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फिर बेंजो ट्राई क्लोराइड जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। ओरिएंटेशन इन बेंजीन डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ओरिएंटेशन की बात करें तो अगर पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को पहले वाला प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिसाइड करता है कि आने वाला जो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द न्यू इनकमिंग ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। चांस थ्योरी हमें क्या कहती है, 40% चांस होता है ऑर्थो प्रोडक्ट्स का, यानी 20% क्योंकि ऑर्थो पोजीशन 2 होती हैं। 40% मेटा का चांस होता है, यानी कि मेटा भी 2 पोजीशंस होती हैं। और 20% पैरा प्रोडक्ट का चांस होता है क्योंकि पैरा पोजीशन 1 होती है, या इनकी जो है वो सब्स्टिट्यूशन इतने % पॉसिबल होती है, बट एक्चुअली इट डज़ नॉट हैपन। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, असल में ऐसा नहीं होता। असल में जो हमारा पहले से मौजूद है सब्स्टिट्यूएंट वही डिसाइड करता है कि इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट ने कहाँ पे आके अटैच होना है। ये जो चांस थ्योरी है ये काबिल कबूल नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पहले से मौजूद होते हैं ग्रुप्स, जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर, वो हमारे पास उनकी फर्दर 2 क्लासेज हो जाती हैं। एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं रिंग को टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट कर देते हैं रिंग को बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन टू रिंग। ये रिंग को मजीद इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं और रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जो रिंग है उसके अंदर ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। और ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, उनको हम एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल इसमें आ जाती हैं। ये जो सारी सीरीज़ है इसको आप किसी तरह रट्टा लगा लें, याद कर लें। NCH3 ट्वाइस R OH
NH2, NHR, NR2, OCH3 एंड OR एंड देन NHCOR। ये जो सारे ग्रुप्स हैं इनको किसी तरह आप रट्टा लगा लें, इनको फिंगर टिप्स पे कर लें कि ये आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स स्टेबलाइज द अरेनियम आयन सो इट्स एक्टिविटी इंक्रीजेज। क्यों एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है बेंजीन रिंग की? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है ना वो स्टेबलाइज कर देते हैं अरेनियम आयन को, तो इस वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। एनिलीन की बात करते हैं ना, यानी NH2 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो, NH2 ग्रुप जो है इसके दो इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफ़ेक्ट होता है इसका, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी होता है। दोनों इफ़ेक्ट ये शो करता है NH2। रेजोनेंस इफ़ेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है इसका। यहाँ पे आपको दोनों इफ़ेक्ट्स दिखाए हुए हैं। अरेनियम आयन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है, और इंडक्टिव इफ़ेक्ट में आपको जो है वो कुछ इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाला भी, और इंडक्टिव इफ़ेक्ट को जो है हम वो सर्कल लगा के और उसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से शो करेंगे, और अरेनियम आयन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम कुछ इस तरह से शो करेंगे। तो ये इसके दो इफ़ेक्ट हैं। एक इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफ़ेक्ट है जो कि इस तरह से शो किया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफ़ेक्ट, तभी तो जो रिंग है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट में जो रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तभी तो रिंग के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? NH2 ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है। रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करने की वजह से अरेनियम आयन स्टेबल हो जाता है, यानी कि जो रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास OH ग्रुप की हम बात करें तो जो OH ग्रुप है अगर ये रिंग के ऊपर अटैच हो तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है इसका। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये रिंग को डिस्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं करेगा। और अल्काइल ग्रुप एंड एराइल ग्रुप्स जो हैं विच डू नॉट हैव लोन पेयर्स एक्टिवेट द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इनके ऊपर लॉन पेयर्स तो नहीं होते, लेकिन ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, एंड इट बिकम मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ। और इस वजह से रिंग जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है देन बेंजीन इटसेल्फ। मीन के अल्काइल और एलाइल ग्रुप का ये इफेक्ट होता है कि वो बेंजीन रिंग को ज़्यादा रिएक्टिव कर देते हैं बिकॉज ऑफ टू इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है रिंग के ऊपर, तो मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो किया, और इस तरह रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और हाइपर कंजुगेटेड जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में ये सोचा जाता है कि एक जो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में है वो शिफ्ट हो जाता है, कार्बन और रिंग वाले कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो अपनी जगह पे प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से जो है ना रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, इसको हम हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है जिसमें रिंग पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमें कोई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। बेंजीन रिंग बिकम मोर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्ट क्विकली। बेंजीन रिंग जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा क्विकली रिएक्ट कर सकता है। जैसे मिथाइल बेंजीन हम लें और हम HNO3 के साथ इसको रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस एट H2SO4 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा। ऑर्थो नाइट्रोटोलोइन एंड पैरा नाइट्रोटोलोइन दो प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास। ठीक है, और अगर हम लेते हैं ना मिथाइल बेंजीन यानी टोलोइन लेते हैं HNO3 H2SO4, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 30 to 40 की बजाय 60 to 70 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो अब आप से ये देखें कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हमारे पास ऑर्थो दोनों पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप लग गया और ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, यानी 2,6 डाई सब्सटीट्यूटेड 2,6 डाई नाइट्रोटोलोइन हो जाएगा एंड 2,4 डाई नाइट्रोटोलोइन। अगर मज़ीद हम टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो हमारे पास ऑर्थो मेटा एंड पैरा तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलोइन जिसको हम TNT भी कहते हैं, ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप के ग्रुप्स आ जाते हैं डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये भी होते तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन ये रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग इट। इसमें आपके पास हेलो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं बॉन्डेड टू रिंग, यानी कि हेलोजेंस जो हैं वो
और इसके अलावा जो एक्स ग्रुप है ना, यानी जो हैलोजन ग्रुप है, शो ऑर्थो एंड पैरा रिंग एक्टिवेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, ये शो करते हैं ऑर्थो एंड पैरा रिंग एक्टिवेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं, विच डीएक्टिवेट द रिंग। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट जो इनका है वो रिंग को बेसिकली डीएक्टिवेट करता है। जो हैलोजेंस हैं वो दो तरह के इफेक्ट शो करते हैं, एक तो ऑर्थो एंड पैरा रिंग एक्टिवेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा रिंग एक्टिवेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है वो रिंग को बेसिकली डीएक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, और इसको हम दो स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में जस्ट एरो बनाया हुआ है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के ऊपर, जो कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में है, और सेकंड में आपको नज़र आ रहा है कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और रिंग के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इंडक्टिव इफेक्ट डीएक्टिवेटिंग द रिंग। ठीक है, और इसके अलावा इसके रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें ना, तो रिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है ये। इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर इंक्रीज हो जाती है, और इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आप ये 4 स्ट्रक्चर जो है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स बट हेलो ग्रुप्स ओवरऑल एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर डोमिनेट तो करता है, लेकिन हेलो ग्रुप्स जो हैं ओवरऑल डीएक्टिवेट करते हैं ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप्स पोजिशंस को ड्यू टू टू अपोजिट इफेक्ट्स, क्योंकि दोनों इफेक्ट्स इनके टोटली अपोजिट्स हैं। उसके बाद ये थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं इनके पास लॉन पेयर्स नहीं होते, लैक लॉन पेयर ऑन एटम कनेक्टेड टू द रिंग और पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम कनेक्टेड टू द रिंग। तो ये इनकी पहचान है, या तो इनके जो वो वाला एटम जो रिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है उसके ऊपर लॉन पेयर नहीं होगा, या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। जैसे NO2 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, SO3H है, COOH है, COR है, COR है, CHO है। एटम बॉन्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद मल्टीपल बॉन्ड्स। और ये भी इनकी एक पहचान है कि वो एटम जो कि रिंग के साथ अटैच है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ भी अटैच होगा विद मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे आप देखें तो यहाँ पे ये कार्बन रिंग के साथ अटैच होगा, और आगे फर्दर जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ मल्टीपल यानी ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की पहचान हो गई। ठीक है, इसमें हमारे पास N पॉजिटिव CH3 ट्वाइस, ये पॉजिटिव वाले जो है ना, N पॉजिटिव R3 P पॉजिटिव R3, ये भी एग्जांपल्स आ जाती हैं। हाँ जी, ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट मेटा पोजीशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। और इन ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से सब्स्टिट्यूशन होती तो है रिंग के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन पे होगी, मेटा पोजीशन पे होगी, लेकिन कंडीशंस भी ड्रास्टिक होनी चाहिए। जैसे आपके पास NO2 ग्रुप अगर अटैच है रिंग के ऊपर, तो वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा बाय दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच है रिंग के ऊपर, और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसके देखें तो पॉजिटिव चार्ज जो है वही रिंग के ऊपर एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होता चला जा रहा है, और इस तरह रिंग के जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कार्बन है ना, वहीं पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और मेटा पोजीशन जो है वो बच जाती है। ठीक है, सॉरी, मेटा पोजीशन 2 होती हैं। मेटा पोजीशन जो है वो बच जाएगी, तो मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट को शो किया जाता है इस स्ट्रक्चर से। NO2 पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, रिंग के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या फिर रेजोनेंस इफेक्ट को हम इस तरह से शो करेंगे, हाफ सर्कल से पॉजिटिव चार्ज, और फिर जो है ये नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन और कार्बन जो रिंग वाला है उनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अगर हम नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्लोरीन जो है वो मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, क्योंकि NO2 जो है ये क्या है आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ईच अरेनियम आइन ऑर्थो एंड पैरा एज वेल एज मेटा अटैक हैज़ 4 कंट्रीब्यूटिंग और रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स, बट अरेनियम आइन रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा अटैक हैव 1 स्ट्रक्चर ईच।
which is highly unstable due to two positive charges located at adjacent atoms. So अरिनियम आयन resulting from meta attack is relatively more stable. इस बात को समझें, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर सारे ड्रा नहीं किए, जस्ट लिख दिया है कि MCQs के लिहाज से आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जब हमारे पास ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजिशंस पे अटैक होगा तो जो अरिनियम आयन्स बनेंगे, हर जो अरिनियम आयन बनता है ऑर्थो एंड पैरा एज वेल एज मेटा अटैक के नतीजे में, तो 4 कंट्रीब्यूटिंग या 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन वो वाला अरिनियम आयंस जो कि ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बनते हैं, वो अरिनियम आयंस कितने बन रहे हैं टोटल? 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना। तो 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो एंड पैरा अटैक वाले जो हैं उनमें एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो कि अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर दो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ना वो एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, याद रखें कि ऑर्थो एंड पैरा अटैक से 4 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं अरिनियम आयन के, उनके अंदर एक एक जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशंस पे आ जाने की वजह से वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इस वजह से अरिनियम आयन जो बनते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से, वो आप समझ लें कि उनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो गई। और जो मेटा अटैक से बनते हैं ना, वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें इस तरह से चार्जेस जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे सेम चार्जेस नहीं आते हैं। हैंस ट्रांजिशन स्टेट अराइजिंग फ्रॉम मेटा अटैक हैज़ लोअर एनर्जी। इस वजह से मेटा अटैक की बदौलत जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसकी एनर्जी कम होती है, मीन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो NO2 ग्रुप शो डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसकी बाकी एग्जांपल हैं ट्राई मिथाइल अमोनियम आयन। ट्राई मिथाइल अमोनियम आयन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा 3 मिथाइल ग्रुप्स का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। All meta directors are electron withdrawing and destabilize areninium ion in transition state. Therefore, rate of reaction as compared to rate of reaction of benzene. समझ आई इस बात की कि सारे जो मेटा डायरेक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट शो करते हैं और अरिनियम आयन को डिस्टेबलाइज कर देते हैं ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द बेंजीन, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाएगा। ओरिएंटेशन इन डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के अंदर ओरिएंटेशन की बात करें तो पहले ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिवेशन ऑफ द रिंग। डिक्रीजिंग एक्टिवेशन ऑर्डर हमारे पास आ जाता है OH, NR2, NH2, OR, CWR, NH, CO, CH3, C6H5 एंड CH3। ये ऑर्डर याद कर लें। और इसमें आप देखें, अब अगर आपके पास OH और CH3 दोनों लगे हुए हैं तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करेगा या पोजीशन को डिसाइड करेगा, मीन के डायरेक्ट करेगा पोजीशन को कि इनकमिंग ग्रुप जो है वो कहाँ पे आके अटैच हो। ऑर्थो के लिहाज से आप OH ग्रुप के लिहाज से आप देखें तो इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ये बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर से OH को शो किया है, यानी कि अगर आपके पास बेंजीन रंग के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है OH और एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो इन दोनों में से कौन सा ग्रुप अपना इफेक्ट शो करेगा, कौन सा ग्रुप जो है वो इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करेगा टू अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसमें आपको रेड कलर में OH मिल रहा है, तो OH जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच करवाएगा इनकमिंग ग्रुप्स को। अगर आपके पास OCH3 एंड CH3 लगे हुए हैं तो फिर OCH3 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करवाएगा इनकमिंग ग्रुप को। अगर इस तरह से है तो फिर दोनों अगर अपोजिट पोजीशन पे लगे हुए हैं, ये आमने सामने लगे हुए हैं, तो फिर OCH3 के साथ वाली पोजीशन पे इनकमिंग ग्रुप आएगा। और अगर दोनों जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हैं तो फिर OCH3 के लिहाज से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इनकमिंग ग्रुप आएगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये बात बेसिकली याद रखिएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है उनका ज़्यादा इफेक्ट शो होगा एज़ कम्पेयर टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे सब में तकरीबन आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का इफेक्ट ही नज़र आ रहा है। 2 ग्रुप्स विद सेम डायरेक्टिंग एबिलिटी, अगर 2 ग्रुप्स हैं उनकी सेम डायरेक्टिंग एबिलिटी है तो इनकमिंग ग्रुप और इलेक्ट्रोफाइल एंटर ईच ऑफ अवेलेबल पोजीशंस गिव ऑल आइसोमर्स इन रीजनेबल प्रोपोर्शन। तो इनकमिंग ग्रुप जो है वो सारी अवेलेबल पोजीशंस पे अटैच हो जाएंगी और जो है वो रीजनेबल प्रोपोर्शन में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है CH3 और Cl दोनों लगे हुए हैं, HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NO2 जो है वो 19% जो है वो ये वाला जिसमें क्लोरीन के एडजेसेंट NO2 लगा हुआ है, देन आपके पास यानी कि क्लोरीन के साथ के लिहाज से ये
ऑर्थो पोजीशन है, और मिथाइल ग्रुप के लिहाज से ये मेटा पोजीशन है, तो ये 19% प्रोडक्ट बनेगा। फिर नेक्स्ट जो है ना, क्लोरीन के लिहाज से मेटा पोजीशन है, और मिथाइल के लिहाज से ऑर्थो मेटा एंड पैरा पैरा पोजीशन है, तो ये 17% बनेगा प्रोडक्ट। और नेक्स्ट जो है क्लोरीन के लिहाज से ऑर्थो मेटा पैरा पैरा पोजीशन पे NO2 लग रहा है, और मिथाइल ग्रुप के लिहाज से मेटा पोजीशन पे लग रहा है, ये 43% लगेगा। ठीक है, क्लोरीन के लिहाज से पैरा है, और मिथाइल ग्रुप के लिहाज से मेटा है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लोरीन, मिथाइल ग्रुप के लिहाज से ऑर्थो है, और क्लोरीन के लिहाज से मेटा पोजीशन है, तो ये 21% बनेगा ये प्रोडक्ट। हेयर क्लोरीन हैव स्लाइड स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये नज़र आ रहा है कि क्लोरीन का ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर दो ग्रुप्स हैं विद द सेम मेटा डायरेक्टिंग एबिलिटी, सब्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट अकर बिटवीन सब्स्टिट्यूएशन डू नॉट अकर बिटवीन दीज ग्रुप्स एट अप्रिसिएबल एक्सटेंट ड्यू टू बल्कीनेस और स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर दो ग्रुप्स हैं और दोनों की सेम मेटा डायरेक्टिंग एबिलिटी है, तो फिर जो है सब्स्टिट्यूएंट इन दोनों के दरमियान में अटैच नहीं होंगे इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि बल्कीनेस हो जाएगी या स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी। तो Cl और Br दोनों लगे हुए HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो इन दोनों के दरमियान वाली पोजीशन जो है ये वाली वैकेंट रहेगी, दरमियान में ग्रुप नहीं अटैच होगा। तो इस तरह से अगर दरमियान में देखें ना, दरमियान वाला अगर दिखाया भी है तो जस्ट 1% जो है वो चांस है कि ये वाला प्रोडक्ट बने, और बाकी जो है उनके चांसेस ज़्यादा हैं जहाँ पे बल्कीनेस नहीं हो रही। ब्रोमीन जो है, ठीक है, ये हो गया ना। नेक्स्ट देखें, इफ़ मेटा डायरेक्टर इज़ सिचुएटेड मेटा टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है ना मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिहाज से मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब ये देखें ना, मेटा डायरेक्टिंग है, और क्लोरीन जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और इसके लिहाज से क्लोरीन के लिहाज से जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये इसकी मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। देन क्या होगा, इनकमिंग ग्रुप गोज मेनली ऑर्थो टू मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा डायरेक्टिंग से ऑर्थो पोजीशन पे इनकमिंग ग्रुप आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये Cl यहाँ पे लगेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा इंस्टेड ऑफ दिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड बेंजीन। तो अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, अल्काइंस उनसे कम हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स उनसे कम रिएक्टिव हैं, और अल्केन्स जो कि हैं जी पैराफिन्स, वो सबसे कम रिएक्टिव हैं। तो ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर था। इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो अभी रह गया है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करवाऊँगी। तब तक आप ये प्रिपेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों में सुरखुरी अता फरमाए, और दुनिया के इम्तिहानात के साथ साथ आखिरत के इम्तिहान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने महबूब बंदों में शामिल करें। और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए, और अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। और अपना ख्याल आप किस तरह से रख सकते हैं, ख़ुद को सिराते मुस्तकीम पर चलाकर, और हर मुमकिन कोशिश से अपने अल्लाह के करीब होकर। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।